हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। तो सर हम पढ़ रहे हैं स्केड्यूल 1, जिसमें 4 केसेस हैं या 4 एंट्री है जहां पर हम बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई मानते हैं। मतलब इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन देयर विल बी डीम्ड सप्लाई। ऐसे 4 केसेस हैं, जिसमें से 2 केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं केसेस के नाम दोबारा बता देता हूं। अगर आपके पास कोई बिजनेस एसेट है और आपने उस बिजनेस एसेट का आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, अब आप उस एसेट को अगर परमानेंट डिस्पोजल करते हो, परमानेंट ट्रांसफर करते हो, इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन देयर विल बी सप्लाई। इसे सप्लाई माना जाएगा। ये कैसे हम पढ़ चुके हैं। इफ देयर इज ए सप्लाई बिटवीन 2 रिलेटेड पार्टीज, अगर 2 रिलेटेड पार्टी के बीच में सप्लाई है या 2 डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई है, तो यह भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन। ये 2 केस हम पढ़ चुके हैं सर। आज हम तीसरा केस पढ़ेंगे जहां पर बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएगी, और ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्लीज आइए मेरे साथ पढ़िए केस नंबर 3। केस नंबर 3 है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। पहली बात समझिए, अगर कोई प्रिंसिपल अपने ही एजेंट को सप्लाई करता है, देखिए जर्नली प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो सेल नहीं होती, क्योंकि वो तो उसी का एजेंट है। एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान क्यों देता है कि तुम आगे बेचो। असल में तो सप्लाई जो है, सेल जो है, वो एजेंट करेगा। लेकिन लोग कहते हैं रुकिए, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को भी सप्लाई की है, हमने कहा जी वहां कोई एजेंट से पैसे थोड़ी लिए होंगे, वहां कोई कंसीडरेशन थोड़ी लिया होगा, एजेंट को तो उसने स्टॉक दिया होगा। बेसिकली इट इज ए स्टॉक ट्रांसफर। उसने अपने एजेंट को बोला चल यार एक काम कर, ये कार्टन ले जा और आगे बेच दे, तो वो तो उसको स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है। लोग कहते हैं इफ देयर इज ए सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई करी है इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन, तो ये प्रिंसिपल से एजेंट को होने वाली सप्लाई स्केड्यूल 1 में कवर हो जाएगी और इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसकी वैल्यू एज पर सेक्शन 15 निकाल ली जाएगी, या वैल्यू एज पर जो रूल्स है वहां पर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल ली जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जाएगा। हमने कहा ये तो गलत बात है। बोले गलत सही कुछ नहीं है, हमने बता दिया है अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई करता है तो हम इसे सप्लाई मानेंगे। हम इसे सप्लाई मानेंगे चाहे प्रिंसिपल ने एजेंट से कंसीडरेशन ना लिया हो। हमने कहा कल को एजेंट यही सामान की लोगों को सप्लाई करेगा तब, बोले वो तो है ही सप्लाई। एजेंट जब दूसरे लोगों को, आम लोगों को वही सामान बेचेगा, वो तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए जो जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई है ये। व्हेन एजेंट इज गोइंग टू मेक फर्दर सप्लाई, वो प्रिंसिपल से लेने के बाद आगे फर्दर सप्लाई करेगा, वो तो सप्लाई है ही है, उसमें कोई इश्यू थोड़ी है। वो तो एजेंट को कस्टमर लोगों से जीएसटी लेने है, और जो जीएसटी उसने प्रिंसिपल को दिया होगा, जो हमने डीम्ड सप्लाई मान लिया था, उसका वो क्रेडिट ले लेगा। उसमें क्या इशू है। तो ये पूरी कहानी है सर, ये पूरी कहानी है। लोग कहते हैं अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है तो भी हम इसे सप्लाई मानेंगे, चाहे कंसीडरेशन ना आया हो तो भी हम इसे सप्लाई मानेंगे। लेकिन एक शर्त है, प्लीज सुनिए, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट जो इस गुड्स को आगे बेचेगा ना, जनता को आगे फर्दर सप्लाई करेगा, वो गुड्स जो एजेंट सप्लाई कर रहा है आगे, वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कर रहा है। अब क्वेश्चन आया कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब क्या है। भाई ये क्वेश्चन तो इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई करने का मीनिंग क्या है। इसके लिए तो इन्होंने एक सर्कुलर तक निकाल रखा है, पढ़ेंगे हम वो सर्कुलर। उस सर्कुलर में यही समझाया गया है, डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए गए हैं, मतलब एग्जांपल्स क्रिएट गए हैं, ये समझाने के लिए कि जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसका मतलब क्या है। तो सर हमें इसके अंदर 2 बातें कवर करनी है। एक तो हमें ये याद कर लेना है कि अगर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई करता है और वो एजेंट उस प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे सप्लाई करता है, तो इस प्रिंसिपल से एजेंट को होने वाली सप्लाई को भी स्केड्यूल 1 में कवर किया जाएगा और बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई मान लिया जाएगा। दूसरा हमें सीखना है, समझना है कि आखिरकार ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है।
तो ये दो बातें हमें सीखनी है, इसके लिए हमें सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा, मैं मेन शुरू करने से पहले दूसरा पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा, बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। अब एजेंट सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को। अरे सर ये क्या बात हुई? जनरली प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है कि जाइए आप हमारा सामान बेचिए, बाजार में हमारा सामान बेचिए, ये लीजिए मैं आपको सामान देता हूं, आप बेचिए। तो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है। ये एजेंट प्रिंसिपल को क्यों कर रहा है? होता है कभी कभी एजेंट बाजार से सामान खरीद के प्रिंसिपल को देता है। सप्लाई प्रिंसिपल ने करनी है, लेकिन वो एजेंट को बोलता है कि मेरे लिए सामान खरीद के ला, मार्केट में अच्छा सप्लायर ढूंढ, वहां से मेरे लिए सामान परचेज करके दे। तो एजेंट जो है वो सामान परचेज कर रहा है बाजार से, सप्लायर से, एंड देन वो प्रिंसिपल को दे रहा है, तो लोग कहता है अगर एजेंट प्रिंसिपल को सामान सप्लाई कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज वट, यहां दोनों केसेस कवर है, गुड्स भी कवर्ड है, सर्विसेज भी कवर्ड है। अगर ऊपर वाले में भी सेक्शन पूरे थर्ड पॉइंट के अंदर गुड्स सर्विसेज दोनों कवर्ड है। अगर एजेंट प्रिंसिपल के लिए सामान खरीदता है और वो प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा जो ट्रांजैक्शन एजेंट और प्रिंसिपल के बीच हुई है। लेकिन लॉ ने यहां भी कंडीशन लगाई कि जो एजेंट सामान खरीद रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, परचेज कर रहा है, वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कर रहा है। देखिए, एजेंट टू प्रिंसिपल को भी सप्लाई माना जाएगा वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव का मतलब है प्रोक्योर का मतलब है परचेज सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखिए सर, ऊपर वाले में जो मुझे लगता है एजेंट जो है वो एक सेलिंग एजेंट है। सेलिंग एजेंट वो प्रिंसिपल का सामान आगे बेचता है। नीचे वाले केस में जो एजेंट है वो एक बाइंग एजेंट है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं। ये एक बाइंग एजेंट है जो प्रिंसिपल के लिए सामान खरीद रहा है। देखिए, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करे, दोनों ही केस में सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन शर्त यह है अगर एजेंट आगे बेच रहा है तो वो भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बेचेगा, और अगर वो प्रिंसिपल के लिए खरीद रहा है तो भी वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल खरीदेगा। प्रश्न ये है कि आखिरकार ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसे डिफाइन किया है इन लोगों ने, हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले नोट्स पढ़ लेते हैं। इसमें दो नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। जरूरी मतलब प्रिंसिपल किसको कहते हैं और एजेंट किसको कहते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सही बात है, प्रिंसिपल का मतलब वो एजेंट जिसके लिए काम कर रहा है उसे प्रिंसिपल तो कहते हैं। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग, एक्चुअली एजेंट का मीनिंग है नहीं कोई, इंक्लूडिंग है। एजेंट में कौन कौन आएगा? इंक्लूडिंग फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया। गांव में जो मुनीम टाइप के लोग होते हैं उन्हें आड़तिया कहते हैं। मैंने तो अपने शहर में आड़तिया वर्ड सुना भी हुआ है और आड़तिया को देखा भी हुआ है। डेल क्रेडर एजेंट, ये भी आपने सुना हुआ है। डेल क्रेडर एजेंट जिनको ज्यादा कमीशन मिलता है क्योंकि वो उधार बेचते हैं सामान, तो उधार का जिम्मा भी उनके ऊपर होता है रिकवर करने का। एन ऑक्शनियर जो नीलामी करता है। अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड, आप किसी भी नाम से बुलाइए, एजेंट का मतलब एजेंट है। फैक्टर बोलिए, ब्रोकर बोलिए, कमीशन एजेंट बोलिए, आड़तिया बोलिए, डेल क्रेडर एजेंट बोलिए, ऑक्शनियर बोलिए, मर्केंटाइल एजेंट बोलिए, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई या रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। हां जी सर, देखिए सर, जो आपके सीजीएसटी एक्ट में है वो तो हमने खत्म भी कर लिया, इसके बाद एग्जांपल्स है, पर बात यहां तक नहीं रहेगी। चलिए मैं अब पीपीटी खोलता हूं और वहां से डिटेल डिस्कशन पे चलते हैं। एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिए मेरे साथ। एंट्री नंबर 3 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट्स who undertake to supply such goods on behalf of the principal, or by an agent to his principal where undertake to receive such goods on behalf of the principal। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, ठीक है? दोनों का सेम मतलब निकलेगा, एक्सप्लेन करना है मुझे। एक मिस्टर एक्स है, इस एग्जाम्पल को प्लीज समझना, एग्जाम्पल के थ्रू वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मिस्टर एक्स है, लेट अस अज्यूम ये प्रिंसिपल है। ये
सप्लाई करता है मिस्टर वाई को। वाई कौन है? एजेंट है। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, यहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो। जब हमने एंट्री नंबर 1 पढ़ी थी तो दैट इज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि वहां बिजनेस एसेट लिखा हुआ था और एसेट गुड्स था। जब हमने एंट्री नंबर 2 पढ़ा तो वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी था और सर्विसेज भी था और बोथ था। आज हम एंट्री नंबर 3 पढ़ रहे हैं जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, बोथ भी है। एंट्री नंबर 4 हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, हो सकता है आज ही क्लास में पढ़ें। वहां पर सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई क्या, मैं तो बोलूंगा वहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, एक बार मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि इस तरीके से हमें एनालाइज करके चलना है, साथ में एनालिसिस जो है हमें करके चलना है कि हमारा माइंड, जो हमारी पिक्चर है वो माइंड में क्लियर रहे। हां जी, एक्स प्रिंसिपल है, वाई एजेंट है। एक्स वाई को सप्लाई कर रहा है, एक्स वाई को सप्लाई कर रहा है। प्लीज देखते रहना। लोग कहते हैं इस सप्लाई को हम स्केड्यूल 1 में कवर करेंगे, इस सप्लाई को हम स्केड्यूल 1 में करेंगे। मतलब इस सप्लाई को हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे इवन इफ नो कंसीडरेशन, इवन इफ नो कंसीडरेशन, चाहे कोई कंसीडरेशन ना आए तब भी हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वाई जो फर्दर सप्लाई करेगा फ्यूचर में लोगों को, इसे कहते हैं फर्दर सप्लाई। वाई जो फर्दर सप्लाई करेगा कस्टमर को, लोगों को, ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए। ये सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए। बस हमारी ये कंडीशन है। ऑब्वियसली ये सप्लाई 7(1)(a) में आएगी, जनरल सप्लाई है, लोगों को सेल कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है, इट्स ओके। आप चाहो तो एक बार के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई करता है तो हम इसे स्केड्यूल 1 में कवर करेंगे, इसे डीम्ड सप्लाई मानेंगे इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन, प्रोवाइडेड जब वाई फर्दर सप्लाई करेगा किसी को आगे तो वो ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स होनी चाहिए। प्लीज टेल मी, आपको यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप क्लियर है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं तो समझाता रहूंगा बार बार। सप्लाई जो एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा वो तो कवर्ड अंडर सेक्शन 7(1)(a) में, तो ये सप्लाई कवर्ड मानी जाएगी स्केड्यूल 1 में, ये सप्लाई कवर्ड मानी जाएगी स्केड्यूल 1 में। कंडीशन है, कंडीशन ये है एजेंट जो ये फर्दर सप्लाई कर रहा है, ये जो एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए, ये सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए। अब एक और बात, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया, अब मुझे एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अगर एजेंट स्केड्यूल 1 में कवर्ड है, यानी कि एजेंट जो आगे सप्लाई कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है, तो इस एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आप जानते हैं हमें रजिस्ट्रेशन तब करवानी पड़ती है जब हमारी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करती है। जब हमारी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करती है हमें तभी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। लेकिन एजेंट के लिए बोला है कि एजेंट के लिए मैंडेटरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एजेंट इज मैंडेटरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इवन उसकी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करे या नहीं करे। लेकिन यह कंडीशन एजेंट के लिए जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाली है वो तभी है जब वो स्केड्यूल 1 का एजेंट है, स्केड्यूल 1 का। इसका मतलब अगर वो मान लीजिए जो फर्दर सप्लाई करता है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नहीं करता, तो अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नहीं करता तो ये सप्लाई भी स्केड्यूल 1 में कवर नहीं होगी और फिर एजेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उस केस में एजेंट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, वो अपनी रजिस्ट्रेशन तभी करवाए जब उसका कमीशन जो है वो 20 लाख से एक्सीड करे, यानी कि उसकी जो अपनी टर्नओवर है वो 20 लाख से एक्सीड करे। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज टेल मी। और ये जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होती है ये होती है अंडर सेक्शन 24, फ्यूचर में आएगा। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में है किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख की कोई लिमिट का मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना है मतलब करवाना है। देन अगर ये सारी बातें हो जाती है, देन सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट विल बी कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 3 ऑफ सेक्शन 7(1)(c एंड दिस सप्लाई इज लेविएबल टू GST।
दिस सप्लाई इज लेविएबल टू जीएसटी। प्लीज टेल मी, आप लोगों को यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज बताइए, आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर, आगे चलते हैं। एजेंट अगर कवर्ड है अंडर स्केड्यूल 1 में और अगर कवर्ड नहीं है अंडर स्केड्यूल 1 में, कैसे पता लगेगा कवर्ड है? सर कवर्ड तभी होता है जब वो सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और नॉट कवर्ड कब होता है? जब वो नहीं करता सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर वो कवर्ड है यानी कि वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई करता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 24। अभी बताया मैंने, एक बार दोबारा बस डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं, नथिंग एल्स। अगर एजेंट कवर्ड है अंडर स्केड्यूल 1 यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो सप्लाई करता है, फर्दर सप्लाई, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। लेकिन अगर वो कवर नहीं है यानी कि वो जो सप्लाई करता है वो नॉट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है, तो ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन तभी करवाना है जब उसकी टर्नओवर एक्सीड करेगी सर्टेन लिमिट एज पर सेक्शन 22। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो लिमिट 20 लाख है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो लिमिट 20 लाख है। तो अगर उसका कमीशन 20 लाख से एक्सीड करता है, टोटल कमीशन जो भी जहां से भी कमाता है वो 20 लाख से एक्सीड करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, वरना उसे रजिस्ट्रेशन करवाना कोई जरूरी नहीं है। ओके, दोबारा बनाते हैं एग्जांपल। सर एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, एक मार्केट है, ठीक है। अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं बाइंग एजेंट की, इससे पहले मैं जो एग्जांपल ले चुका हूं वो सेलिंग एजेंट की एग्जांपल ले चुका हूं। सर एजेंट मार्केट से खरीदता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और फिर वो सप्लाई कर देता है प्रिंसिपल को, तो लोग कहता है ये सप्लाई स्केड्यूल 1 में कवर्ड है। एक्चुअली मैं यहां सेकंड पॉइंट कवर कर रहा हूं, पहले पॉइंट को मैंने समझा दिया जब प्रिंसिपल एजेंट को देता है और एजेंट आगे बेचता है। अब मैं समझा रहा हूं जब एजेंट मार्केट से खरीदता है और फिर प्रिंसिपल को सप्लाई करता है। तो लोग कहता है अगर एजेंट ने मार्केट से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल खरीदी है, अगर एजेंट ने मार्केट से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल खरीदी और फिर वो सप्लाई करता है प्रिंसिपल को, तो ये सप्लाई स्केड्यूल 1 में मानी जाएगी, इट इज लेविएबल टू जीएसटी, और इस एजेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 24। मतलब वही वाली बातें हैं जो उस केस में थी, सेम टू सेम है, बस इसमें पैटर्न चेंज है। यहां एजेंट खरीदता है, वहां एजेंट आगे बेचता है, मैंने दोनों दिखा दिया। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन द फर्दर सप्लाई मेड बाय एजेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और नॉट। हम जानते हैं अगर एजेंट फर्दर सप्लाई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे एजेंट को स्केड्यूल 1 में कवर माना जाएगा, और फिर प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई की है उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आखिरकार यह कैसे पता लगेगा कि जो एजेंट ने सप्लाई की है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल की है? हम जानते हैं अगर एक एजेंट मार्केट से सामान खरीदता है फिर प्रिंसिपल को देता है, तो एजेंट से दिया गया सामान जो प्रिंसिपल को है ये सप्लाई भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अगर एजेंट मार्केट से जो सामान खरीदता है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल खरीदता है, और अगर अब क्वेश्चन यही है कि ये कैसे पता लगेगा कि जो उसने सामान मार्केट से खरीदा है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है? सो प्लीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी डिटरमाइन दैट एजेंट इज वियरिंग अ हैट which is said to be it is the supply is made on behalf of the principal। हम कैसे पता करें कि ये वो वाला एजेंट है जिसने सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल की है? हाँ जी, इसका जवाब है हमारे पास। आइए अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसका। देखिए एक काम करता हूं, पहले मैं यहां से शुरू करने से पहले आपको लेके चलता हूं यहां पे। एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, अभी एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं है। यहां मेरे पास एक सर्कुलर है, आपको पता है हमारे सर्कुलर कहां पे है? जहां ये पूरा खत्म होता है वहीं पर हमारे सर्कुलर्स हैं, जहां ये पूरा खत्म होता है वहीं पे हमारे सर्कुलर्स हैं। और मैं आपको दिखा दूं इस वक्त हमारे पास कौन सा सर्कुलर है। यस सर, ये नहीं, ये भी नहीं है, हमारे पास सर्कुलर है, यस सर्कुलर नंबर 10 पे आ जाइए। 10, मैंने 10 नंबर सर्कुलर दे रखा है, ये वाला पढ़ेंगे हम।
सीबीआईसी का सर्कुलर है, नंबर है 5731/2018, जीएसटी डेटेड 4 सितंबर 2018। फ्री सप्लाईज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यही पढ़ना है। आइए इस सर्कुलर को मैं पूरा पढ़ूंगा, ये सर्कुलर मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा, और बहुत लंबा सर्कुलर है, दिखा देता हूं आपको, यकीन भी हो जाएगा। ये देख लो, ये देख लो, ये देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सर्कुलर। हाँ सर, इतना बड़ा सर्कुलर है, और यकीन मानो ये पूरा सर्कुलर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरा कंप्लीट, क्योंकि इस पॉइंट की जो जान है वो इस सर्कुलर में ही है। आइए, और आपने भी सर्कुलर ध्यान से देखना है। इंटर लेवल पर सर्कुलर के अगर सिर्फ क्रक्स बता दिया जाए 4 लाइनों में लिखवाकर मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन फाइनल लेवल पर ऐसा नहीं चलता। यही तो डिफरेंस है इंटर लेवल और फाइनल लेवल में। आपको सीखना है आखिरकार सर्कुलर को कैसे पढ़ा जाता है, और सर्कुलर के पूरे कंटेंट को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आइए, इट मे बी नोटेड दैट crucial factor is how to determine whether an agent is wearing the representative hat and is supplying or receiving goods on behalf of the principal। पहली 2 लाइनें क्लियर कहती है कि ध्यान रखा जाए कि क्रूशियल फैक्टर यही है कि आखिरकार ये कैसे माने कि एजेंट एक रिप्रेजेंटेटिव एजेंट है, यानी कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही सप्लाई कर रहा है या परचेज कर रहा है। Since in the commercial world there are various factors that might influence this relationship, it would be more prudent that an objective criteria is used to determine whether a particular principal agent relationship fall within the ambit of the said entry under Schedule 1 or not। आगे लिखा है, thus the key ingredient फॉर डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप अंडर जीएसटी वुड बी। ये 2 कारण कह रहा है, पढ़िए आप, इनसे पता लग सकता है कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शेड्यूल 1 वाला है या नहीं है। कह रहे वेदर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट और नॉट। Where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from principal to agent would fall within the fold of the said entry under Schedule 1। क्लियर नहीं हुआ सर, अभी नहीं क्लियर हुआ। अब आप मेरे साथ इस डायग्राम को समझिए, पूरा डायग्राम समझ लेना, पूरा डायग्राम क्लियर कर लेना, फिर दोबारा आऊंगा उसी पॉइंट के ऊपर, आप बोलोगे सर अरे बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर। प्रिंसिपल है, सप्लाई करता है एजेंट को, एजेंट आगे फर्दर सप्लाई करता है कस्टमर को, इसे हम कहते हैं फर्दर सप्लाई। फर्दर सप्लाई करता है कस्टमर को। अब सर हमें यह देखना है कि एजेंट ने जो फर्दर सप्लाई करी है कस्टमर को, ये ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल है या नहीं है, राइट। मैं आपको सीधा पॉइंट की बात पे लेके आता हूं। आप बताइए, जब ये एजेंट इस कस्टमर को सामान बेचेगा तो ये इसे बिल देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर। एजेंट जब कस्टमर को सामान बेचेगा तो बिल देगा या नहीं देगा? देगा सर, बिल्कुल देगा। क्या देगा? इनवॉइस देगा। ये एजेंट इस कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो एजेंट कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगा, ये अपने नाम से इशू करेगा या प्रिंसिपल के नाम का इशू करेगा? बस ये बात बता दो और कहानी खत्म। और मैं बता रहा हूं, अभी आप गलत सोच रहे हो, मेरी बात सुनो। लोग कहता है एजेंट जब ये कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगा, अगर ये इशू किया इसने इन द नेम ऑफ एजेंट हिमसेल्फ, अपने नाम से इशू किया, अपने नाम से इशू किया कि मैं तुझे सामान बेच रहा हूं, तो इसे कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। आपको लगता नहीं नहीं सर, जब वो प्रिंसिपल के नाम का इशू करेगा तब ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बोलेंगे? नहीं, लोग कहता है अगर एजेंट अपने नाम से बिल इशू करता है तो कहते हैं इसे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। then it will be deemed that agent is making supply on behalf of the principal। क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एजेंट अपने नाम से बिल इशू करता है, इसका मतलब एजेंट हैज द अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल टू सेल द गुड्स। एजेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो अपने नाम से गुड्स बेच सकता है, अपने नाम से इनवॉइस इशू कर सकता है। इसका मतलब यही है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बेच रहा है। सर अगर वो एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे, सच एजेंट विल बी डीम्ड टू बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। सर
सच एजेंट इज लाइबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। सर अगर वो ऑन बिहाफ प्रिंसिपल के नाम पे करेगा तो इसका मतलब है वो एजेंट तो बीच में ऐसे नाम का एजेंट है, वो कह रहा है तुम दोनों आपस में सेल परचेज कर लो, मैं तो बीच में खाली कमीशन लेने आया हूं, मेरे पास कोई अथॉरिटी थोड़ी है, मैं तो दो लोगों को मिलवा देता हूं, अपना कमीशन ले लेता हूं। ऐसे एजेंट को आप बोलेंगे ही इज सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल? नो, एक्चुअली ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स। अगर बिल प्रिंसिपल के नाम का बन गया तो एक तरह से प्रिंसिपल डायरेक्ट ही बेच रहा है कस्टमर को, एजेंट तो बस बीच में एक मीटिंग एजेंट था। तो लोग कहता है अगर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल देन इट विल बी डीम्ड दैट एजेंट इज नॉट मेकिंग सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और ऐसे केस में कवर्ड नहीं माना जाएगा स्केड्यूल 1 में और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने दो केस लिए। पहले प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, जब एजेंट कस्टमर को बेचता है, मैंने दो केस लिए। केस नंबर 1 कि एजेंट जो है वो बिल जो बना के देता है कस्टमर को वो अपने नाम से बना के देता है। केस नंबर 2 एजेंट बिल अपने नाम से नहीं बना के देता है, प्रिंसिपल के नाम से बना के देता है। लोग क्या कहते हैं, जब एजेंट अपने नाम से बिल बनाएगा, जब एजेंट अपने नाम से बिल इशू करेगा तो ऐसी सप्लाई को स्केड्यूल 1 की सप्लाई मानी जाएगी। मतलब जो प्रिंसिपल और एजेंट में हुई थी, मेरी बात सुनिए, ये वाली सप्लाई स्केड्यूल 1 में नहीं है, ये तो नॉर्मल सप्लाई है। सप्लाई तो यही वाली स्केड्यूल 1 में आएगी। सप्लाई तो प्रिंसिपल से एजेंट जो हो रही है वो वाली स्केड्यूल 1 में आएगी, लेकिन कब आएगी? जब फर्दर सप्लाई जो एजेंट ने की है, जब फर्दर सप्लाई जो एजेंट ने की है वो उसने अपने नाम से इशू किया है बिल, उसका जो इनवॉइस इशू हुआ है वो एजेंट ने अपने नाम से किया। देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 आपने इसको कनेक्ट करना है, इसको, यानी कि अगर एजेंट अपने नाम से बिल इशू करता है तो वहां कहता है स्केड्यूल 1 में माना जाएगा, ऐसी सप्लाई को स्केड्यूल 1 में माना जाएगा और जीएसटी लगेगा, जीएसटी लेवी होगा इसके ऊपर। और अगर केस नंबर 2 मान लें कि सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल के नाम से बिल इशू हुआ है, तो ऐसी सप्लाई को स्केड्यूल 1 में नहीं माना जाएगा, यानी कि जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई हुई है उसकी बात कर रहा हूं, जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई हुई है उसकी बात कर रहा हूं। प्लीज टेल मी, आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो आप बताओ कैसे पता लगता है, आप बताइए प्लीज, कैसे पता लगता है कि एक एजेंट जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है? कैसे पता लगता है कि एक एजेंट, सर सिंपल सी बात है, अगर एजेंट ने जो बिल बना के दिया है आगे वो अपने खुद के नाम से इशू किया है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, और अगर उसने खुद के नाम से इशू नहीं किया तो फिर वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल के नाम से इशू किया। तो देखिए सर, चलिए मैं आपको आगे समझाता हूं, इसको और क्लियर करता हूं। देखिए सर, जैसे हमारा ना ये पेन ड्राइव का बिजनेस है, हम लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर्स स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कोर्स कंटेंट होता है वो पूरा कोर्स कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, और उस कोर्स कंटेंट को हम गूगल ड्राइव लिंक या पेन ड्राइव लिंक के थ्रू ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स को सेल करते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी एजेंसी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करती हैं, जो अपनी एक वेबसाइट बनाती हैं, वहां पर हमारी ऐड डालती हैं और स्टूडेंट को बोलती है कि आप हमारे यहां से भी खरीद सकते हैं। तो एक तरह से वो हमारे एजेंट हो गए, एक तरह से वो हमारे एजेंट हो गए। अब जब वो स्टूडेंट को बेचेंगे तो वो बिल अपने नाम से बना के देते हैं या हमें ऑर्डर दे देते हैं, हम फिर स्टूडेंट को बिल बना के देते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। अगर वो अपने नाम से बिल बना के देते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है बाय टेस्ट सीरीज, या एक है लेक्चर वाला, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग सेल करते हैं वीडियोस, लेकिन मैंने दो नाम ले लिए रैंडमली, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैंने रैंडमली नाम लिए, एक बाय टेस्ट सीरीज और एक लेक्चर वाला। ये दोनों मान लीजिए हमारी वीडियो सेल करते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट ने फोन सीधा लेक्चर वाला को किया, उसने बोला जी मैंने आपकी वेबसाइट पर एक अमित कुमार सर के लेक्चर देखे हैं, मुझे ये वाले लेक्चर बाय करने हैं। लेक्चर वाले ने बोला जी ये आपको इतने के मिलेंगे, चलो मैं इतना डिस्काउंट भी कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे कर करा के लेक्चर वाला ने उनको सेल कर दिया। जब लेक्चर वाला उनको बिल देगा तो वो लेक्चर वाला अपने नाम से देगा या मेरे नाम से बिल इशू करके देगा। अगर लेक्चर वाला अपने नाम से बिल इशू करता है तो वो मेरा एजेंट है, मैं उसको सप्लाई करता हूं, वो आगे आपको सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है, प्रैक्टिकली कुछ अलग हो रहा है, लेकिन मान लो मैं उसको पेन ड्राइव भेजता हूं, वो आगे आपको भेजता है, मैं उसको पेन ड्राइव भेजता हूं, वो आगे आपको भेजता है। लेकिन अगर वो अपने नाम से बिल इशू करता है तो ये माना जाएगा कि जो लेक्चर वाला है,
लेक्चर वाला जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल काम कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ मी, और फिर मैंने जो पेन ड्राइव उसको भेजी है इसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। और मान लीजिए अगर लेक्चर वाला मेरे नाम से ही बिल बनाता है, मेरी लेटर पैड यूज करता है, मेरा बिल बना के देता है, उसको मेरे नाम से बिल बनाता है, तो फिर ये ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। फिर जो मैंने लेक्चर वाला को सप्लाई करी है ना, उसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी कवर्ड नहीं किया जाएगा। प्लीज टेल मी, आप लोगों को यहां तक क्लैरिटी हुई या नहीं हुई? आई होप क्लियर हो गया। चलो ना अब एक बार वो सर्कुलर दोबारा पढ़ लिया जाए। यस सर, जरूर पढ़ लिया जाए, कोई इशू नहीं है। सर्कुलर पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? आइए फिर पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं इनवॉइस को। कह रहे द की इंग्रेडिएंट फॉर डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप अंडर जीएसटी वुड बी वेयर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई। फर्दर सप्लाई कौन करता है? एजेंट। तो इनवॉइस जो एजेंट इशू कर रहा है, इशूड बाय एजेंट, इनवॉइस इशूड बाय एजेंट, ठीक है। कह रहा वेयर द इनवॉइस इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम। बताइए प्लीज, इनवॉइस जो इशू कर रहा है वो एजेंट अपने नाम से कर रहा है, तो फिर क्या होगा? जो प्रिंसिपल टू द एजेंट सप्लाई है वो एंट्री नंबर 1 में फॉल करेगी। एंट्री नंबर 1 में फॉल करेगी मतलब स्केड्यूल 1 की सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब एजेंट अपने नाम से बिल इशू करेगा, अपने नाम से बिल इशू करेगा, बिल इशू करेगा, तो ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मानी जाएगी, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मानी जाएगी, ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मानी जाएगी। सही है। However, it may be noted that in cases where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, मान लीजिए एजेंट जो है वो इनवॉइस इशू कर रहा है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अपने नाम से इशू नहीं कर रहा, प्रिंसिपल के नाम से इशू कर रहा है, सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ स्केड्यूल 1। ऐसा एजेंट स्केड्यूल 1 में नहीं आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से जब गुड्स को खरीदा जा रहा है एजेंट के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ एजेंट, अगर वो अपने नाम से खरीदता है तो हम बोलेंगे कि गुड्स जो एजेंट ने प्रिंसिपल को दी है वो सेड एंट्री में कवर्ड है। इन अदर वर्ड, द क्रूशियल पॉइंट इज वेदर और नॉट एजेंट हैज द अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एजेंट हैज द अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स। मैंने बोला था आपको, जब एजेंट अपने नाम से बिल बनाता है तो इसका मतलब ही हैज द अथॉरिटी टू पास द टाइटल ऑफ द गुड्स, वो गुड्स को आगे बेचने के लिए उसके पास अथॉरिटी है, और तभी कहते हैं कि ये सप्लाई जो एजेंट आगे कस्टमर को कर रहा है ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है, तभी हम कहते हैं सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है। लुकिंग एट द convergence point between the character of the agent under both the CGST Act and the Indian Contract Act 1817-2, the following scenarios are discussed। अब सर्कुलर 1 ने 4 सिनेरियो बना के दिए हैं। अब सिनेरियो का मतलब समझिए 4 एग्जाम्पल बना के दिए हैं। अब सर्कुलर ने 4 एग्जाम्पल बना के दिए, बोला ये 4 एग्जाम्पल पढ़िए और इन 4 एग्जाम्पल में आप डिसाइड करिए कि क्या ये सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल है या नहीं है, और इन 4 एग्जाम्पल को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि कौन सी सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल होती है, कौन सी सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल नहीं होती है। ठीक है सर, आइए एक एक करके सिनेरियो पढ़ेंगे। सिनेरियो 1, आइए सिनेरियो 1 मैंने यहां बना रखा है, मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा, वहां भी और यहां भी। एक मिस्टर ए है प्रिंसिपल और मिस्टर बी है एजेंट, और एजेंट जो है वो मार्केट में किसी सी से, मिस्टर सी से जो सप्लायर है उससे सामान प्रोक्योर करता है। यानी कि सिनेरियो 1 वो वाला क्वेश्चन है जो बाइंग एजेंट का क्वेश्चन है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर बी बाजार से सामान खरीदता है और फिर वो ये सप्लाई कर देता है ए को। मिस्टर ए ने अपॉइंट किया मिस्टर बी को एज एजेंट टू प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। इससे कुछ पता नहीं लगता, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। देखना ये है, बी ने जो ये सी से सामान खरीदा है
इसका बिल किसके नाम पे बना है, उसी से डिसाइड होगा। मिस्टर बी आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर, मिस्टर बी ने बहुत सारे सप्लायर ढूंढे, फिर उनमें से एक सी ढूंढा, हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय मिस्टर ए, एंड देन आस्क द सप्लायर मिस्टर सी टू सेंड द गुड्स एंड इशू डायरेक्टली मिस्टर ए। इशू इनवॉइस, इशू का मतलब इशू इनवॉइस डायरेक्टली मिस्टर ए। ओहो, बी ने सी को ढूंढा और बोला देखिए ये गुड्स आप ए को ही भेज दीजिए और बिल भी आप ए के नाम ही बना दीजिए, बिल भी आप ए के नाम ही बना दीजिए। हेंस मिस्टर बी इज नॉट द एजेंट ऑफ द ए फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इन टर्म ऑफ शेड्यूल 1। जब मिस्टर सी ने बिल ए के नाम पर बनाया है, इनवॉइस इज डायरेक्टली issued in the name of Mr. A, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे ये जो सप्लाई हुई है, ये वाली बी से ए के वाली, ये शेड्यूल 1 की सप्लाई नहीं है, ये शेड्यूल 1 की सप्लाई नहीं है, फिर इसका मतलब इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है सर, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आइए आपको दिखाता हूं, यही चीज आप यहां भी पढ़ लो। मिस्टर ए अपॉइंट मिस्टर बी टू प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मिस्टर बी आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय मिस्टर ए एंड आस्क द सप्लायर मिस्टर सी टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए। In this scenario, Mr. B is only acting as the procurement agent and he has no way involved himself in the supply or receipt of the goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Mr. B is not an agent of Mr. A for supply of goods in term of Schedule 1. एक तरह से देखा जाए तो मिस्टर बी जो है वो सिंपली सी और ए के बीच में मीटिंग एजेंट है, कोई अथॉरिटी नहीं है उनके पास, तो ऐसे में इसे नहीं माना जाएगा कि ये सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है। जो बी ने ए को करी है वो सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नहीं मानी जाएगी, ये शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। दूसरा सिनेरियो करते हैं, मैं एक एक सिनेरियो करवाऊंगा और साथ में एक एक सिनेरियो पढ़वाऊंगा भी। हाँ जी, XYZ एक बैंकिंग कंपनी है, प्रिंसिपल है, इन्होंने मिस्टर बी एक ऑक्शनियर ढूंढा। बी एक ऑक्शनियर ढूंढा यानी कि जो नीलामी करता होता है। क्या ऑक्शनियर एजेंट होता है? जी बिल्कुल होता है, हमने एजेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। एजेंट में लिखा था फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट और ये ऑक्शनियर बाय वट एवर नेम यू कॉल्ड। याद है कुछ याद है? याद है। तो सिनेरियो 2 में लिखा है XYZ एक बैंकिंग कंपनी है जो कि प्रिंसिपल है, मिस्टर बी जो है वो ऑक्शनियर है। XYZ कंपनी ने कहा कि हमें कुछ सामान बेचना है, आप बिडर ढूंढो। बिडर जो बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं। मिस्टर बी ने बहुत सारे बिडर ढूंढे, उनमें से एक बिडर मिल गया जिसने ये सामान खरीदने को तैयार हो गया। इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय मैसर्स XYZ टू द सक्सेसफुल बिडर। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में भी XYZ ने ही सीधा बिडर को बिल इशू कर दिया, यानी कि एजेंट ने बिल इशू नहीं किया। ऐसे केस में ऑक्शनियर इज मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरिंग सर्विसेज विद नो रोल प्ले इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसे में इवन इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी इज नॉट द एजेंट ऑफ मैसर्स XYZ फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1, यानी कि यहां जो सप्लाई अगर हुई होगी तो इसे शेड्यूल 1 की सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल प्रिंसिपल ने डायरेक्टली इशू किया है। एजेंट अगर अपने नाम से बिल इशू करेगा तभी इस सप्लाई को, तभी इस वाली सप्लाई को जो प्रिंसिपल से एजेंट के बीच में हुई है शेड्यूल 1 की सप्लाई मानी जाएगी। अगर बी जो सक्सेसफुल कस्टमर को या बिडर को बिल इशू करेगा वो अपने नाम से इशू करेगा तब। ओके सर, ये भी हो गया हमारा पॉइंट, इसको भी हम पढ़ लेंगे, साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए सर, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है सर। यहीं से देख के बनाए मैंने, यहीं को पढ़ के वहां बनाए हैं डायग्राम्स, लेकिन आप दोनों तरफ से पढ़ो। आपने देने हैं एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसे दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और एग्जाम एक तरफ लगते हैं, राइट? तो आप अपनी तैयारी करिए। मैसर्स XYZ अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट मिस्टर बी एन ऑक्शनियर टू ऑक्शन सर्टन गुड्स। द ऑक्शनियर अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर्स। द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर बाय मैसर्स XYZ. The invoice for the supply of the goods is issued by Messrs XYZ to the successful bidder. In this scenario, auctioneer is merely providing auctioneering services with no role played in the supply of the goods
Even in this scenario, Mr. B is not agent of Messrs XYZ for the supply of the goods in terms of Schedule 1. So I hope it is clear. Yes sir, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। सिनेरियो 3 में आ जाइए, आ जाओ फिर। मिस्टर ए एक आर्टिस्ट है, प्रिंसिपल है ये मिस्टर बी एक ऑक्शनियर है, एजेंट है। क्या बोले, ए कौन है? ए मान लेते हैं पेंटर है, पेंटर। और बी कौन है? इनकी पेंटिंग नीलाम करवाएंगे, इनकी पेंटिंग नीलाम करवाएंगे मिस्टर बी। वो मूवी देखी थी ना वेलकम, मजनू भाई, ये अनिल कपूर है। ए फॉर अनिल कपूर, बी फॉर अक्षय कुमार बी फॉर अक्षय कुमार। आपको याद है उस फिल्म में अक्षय कुमार जो है वो एजेंट बन जाता है एक तरह से, वो बोलता है मजनू भाई की पेंटिंग खरीदिए, ठीक है। अब बिडर को बेच दी गई पेंटिंग। ये कौन है? ये थी मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत, याद है आपको? वो इशिता, क्या नाम था, इशिका था, पता नहीं क्या नाम था। तो ए जो है मजनू भाई है, उसकी पेंटिंग जो है उसने अपॉइंट किया अक्षय कुमार को कि तू मेरी पेंटिंग बेच। अब यहां लिखा है द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग। जो इनवॉइस है इज इशूड बाय मैसर्स बी। ओ माय गॉड, अक्षय कुमार इनवॉइस इशू कर रहा है, अपने नाम से इशू कर रहा है, इसका मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए बट इन हिज ओन नेम। अक्षय कुमार अपने नाम से बिल इशू कर रहा है, एजेंट अपने नाम से बिल इशू कर रहा है। मल्लिका शेरावत को बोलता है तू सोच, मैं ही तेरे को बेच रहा हूं, तुझे क्या मतलब, ये बिल ले, ये बिल में मेरा नाम है। तो ये माना जाएगा कि अक्षय कुमार ऑन बिहाफ ऑफ अनिल कपूर ये सप्लाई कर रहा है। इस केस में अनिल कपूर ने जो अक्षय कुमार को पेंटिंग भेजी होगी ये बेचने के लिए, इन पेंटिंग को सप्लाई मान लिया जाएगा, इन पेंटिंग को सप्लाई मान लिया जाएगा। बी हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अनिल कपूर। द सिनेरियो इज कवर्ड अंडर Schedule 1। दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर Schedule 1। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। एक और सिचुएशन है जो सिमिलर सिचुएशन है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जो ये होता है ना, गांव में छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं लोग, हाथ से बना सामान बनाते हैं। कुछ एजेंट आते हैं जो वो सामान क्लियर करवाते हैं एंड फॉरवर्ड करते हैं आगे, उन्हें बोलते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कोई इशू नहीं है, रूल बिल्कुल सेम है, चाहे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्यों ना हो। अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपने नाम से बिल बना के आगे बेचेगा तो ये माना जाएगा वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बेच रहा है, उन लोगों के बिहाफ पे बेच रहा है जो वो सामान बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट का। और अगर वो उन्हीं के नाम से बेचेगा तो माना जाएगा वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नहीं बेच रहा है। तो ये पॉइंट बताया क्यों? ये सिर्फ इसलिए बताया कि एग्जाम में अगर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट वर्ड आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा नया एजेंट आ गया, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जवाब सबके लिए सेम है। अ सिमिलर सिचुएशन कैन एग्जिस्ट in the case of supply of goods as well, where the clearing and forwarding agent or commission agent takes possession of the goods from the principal and issue the invoice in his own name. Same situation. आइए मैं आपको यही चीज पढ़ाता हूं सिनेरियो 3 में। सिनेरियो 3 में लिखा है मिस्टर ए एन आर्टिस्ट अनिल कपूर अपॉइंट मिस्टर बी अक्षय कुमार टू ऑक्शनिंग हिज पेंटिंग। मिस्टर अक्षय कुमार अरेंज द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द Mallika Sherawat. The Mallika Sherawat highest bid is accepted and painting is sold to the Mallika Sherawat. The invoice for the supply of painting is issued by Akshay Kumar on behalf of Mr. A but in his own name, यानी कि अक्षय कुमार के नाम पे, and the painting is delivered to the Mallika Sherawat. In this scenario, Akshay Kumar is not merely providing auctioneering services but he is also supplying the painting on behalf of Mr. Anil Kapoor to the bidder. And he has the authority to transfer the title of the painting on behalf of Mr. A. This scenario is covered under Schedule 1. I hope आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। A similar situation can exist in the case of supply of goods as well, where the clearing and forwarding agent or commission agent takes possession of the goods from the principal and issue invoice in his own name. जब ये लोग दूसरे लोगों से सामान लेते हैं और बिल अपने नाम से इशू करते हैं तो सिमिलर सिचुएशन कवर हो जाएगी। In such cases, clearing and forwarding commission agent is an agent of the principal for the supply of goods in terms Schedule 1.
This disclosure or non-disclosure of the name of the principal is immaterial in such situation. The point is, क्या clearing and forwarding agent अपने नाम से बिल इशू कर रहे हैं? If yes, वो ओरिजिनल प्रिंसिपल का नाम बताए नहीं बताए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन सेम मानी जाएगी। ओरिजिनल से जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को सप्लाई हुई है उसे स्केड्यूल 1 में कवर किया जाएगा। अब आ गया सिनेरियो 4। सर सिनेरियो 4 बहुत ही जबरदस्त सिनेरियो है, इसमें और कई नई बातें जुड़ने वाली हैं। प्लीज जब मैं सिनेरियो 4 शुरू करता हूं तो मैं बोलता हूं अब आप सिनेरियो 3 तक पढ़ चुके हैं, अब आपको एक ओवरऑल सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सोचिए सिनेरियो 4 होता ही नहीं और मैं कहता जी सर्कुलर खत्म, तो समझिए आपको सर्कुलर आ गया, क्योंकि सिनेरियो 4 के अंदर नई बातें आ जाएंगी और कुछ और नए पॉइंट उसके अंदर जोड़े गए हैं उसी सिनेरियो 4 की वजह से। तो सिनेरियो 4 हमें पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम लेवल के लिए। जब मैं इंटर लेवल को पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि सिनेरियो 4 आप सिर्फ समझ लो ऊपर से, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन फाइनल लेवल के लिए मुझे लगता है सिनेरियो 4 डिटेल डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं सिनेरियो 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो बी रेडी फॉर द सिनेरियो 4। सिनेरियो 4 आपको शुरू करवाने से पहले मैं आपको पीपीटी से करवाऊंगा सिनेरियो 4 और फिर यहां से दिखाऊंगा, जैसे मैंने सिनेरियो 1 2 3 करवाए हैं। आइए सिनेरियो 4 मेरे साथ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर मिस्टर ए प्रिंसिपल है, ये सप्लाई करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। मिस्टर ए प्रिंसिपल है और ये सप्लाई करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मिस्टर बी को, जो कि एजेंट है एज पर एपीएमसी मार्केट, एपीएमसी एक्ट। सर अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये एपीएमसी एक्ट क्या है? सर एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है। जैसे होता ना मतलब ये एक तरह से ना किसानों का सामान बिकवाती है, ये एक तरह से किसानों के लिए बनाई गई है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के अंदर एजेंट अपॉइंट किया गया है। अब बात समझना, देखिए सर ए जो है वो प्रिंसिपल है, वो सप्लाई करता है मिस्टर बी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जो कि एजेंट है एज पर एपीएमसी एक्ट, और ये आगे सप्लाई करता है, फर्दर सप्लाई करता है, ये आगे फर्दर सप्लाई करता है बायर को, ये फर्दर सप्लाई करता है बायर को। अब मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन मैं उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं। नंबर 1, मैंने आपको बताया था कि जो एजेंट है, अगर आप स्केड्यूल 1 में फॉल करते हैं, अगर एजेंट आगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सामान बेचता है तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवानी मैंडेटरी है। आपको याद होगा हमने सिनेरियो 1 2 3 में सीखा है, ये बात हमने समझी थी कि एजेंट जो है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है अगर 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 कब मैंडेटरी है? अगर वो सप्लाई स्केड्यूल 1 में फॉल करती है, तो प्रिंसिपल टू एजेंट वाली सप्लाई स्केड्यूल 1 में फॉल करती है। लेकिन सर registration of requirement of compulsory registration of an agent shall arise when both the conditions are satisfied। कुछ और कंडीशंस हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, तब एक एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। कंडीशन नंबर 1, प्रिंसिपल शुड बी टैक्सेबल पर्सन। उसकी पहली कंडीशन ये है कि जिस प्रिंसिपल का आप सामान आगे बेच रहे हैं, जिस प्रिंसिपल आपको सामान दे रहा है और आप उसका सामान आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, यानी कि वो प्रिंसिपल जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है, जिस सप्लाई को आप आगे बेच रहे हैं, जिस सप्लाई को आप आगे कर रहे हैं, द सप्लाई मेड बाय द कमीशन एजेंट शुड बी टैक्सेबल। वो भी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे जो ऑलरेडी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। आप एक ऐसे प्रिंसिपल का सामान नहीं बेच रहे जो ऑलरेडी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। सर ये बातें आपने पहले 3 सिनेरियो में तो नहीं बताई, क्योंकि पहले 3 सिनेरियो में मैंने एक ऑटोमेटिकली अज्यूम ही कर लिया कि जो आदमी प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल है। मैंने ये अज्यूम ही कर लिया कि जो सप्लाई की जा रही है वो टैक्सेबल सप्लाई है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पेंटिंग सेल की थी, तो पेंटिंग सेल करना एक टैक्सेबल सप्लाई होती है, इसलिए मुझे लगा ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिनेरियो 4 में ये बातें बताने की जरूरत है। क्यों? यहां पर कुछ और भी बातें इन्वॉल्व हो गई हैं। वो बातें क्या हैं अब दिखाऊंगा। तो पहले आपने ये सीख लिया कि एक कमीशन एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, वो भी पूरी करनी पड़ती हैं।
और वो कंडीशंस है, एक तो वो जिस प्रिंसिपल का सामान बेच रहा है वो प्रिंसिपल खुद टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और दूसरा जिस सप्लाई को वो आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई भी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर ऐसा है कि प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन नहीं है या सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो मैं बोलता हूं कि कमीशन एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक केस है जब इसके बावजूद भी कमीशन एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो कौन सा केस है? अगर कमीशन एजेंट रिवर्स चार्ज के अंडर आता है, अगर कमीशन एजेंट ने जो टैक्स पे करना है वो रिवर्स चार्ज के अंडर आता है, तो फिर कमीशन एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। सर बड़ी सारी बातें इकट्ठी हो गई, मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, एक कमीशन एजेंट को कब रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन करवाने की? तो इसका जवाब है कि कमीशन एजेंट तभी रजिस्ट्रेशन करवाएगा जब या तो प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन हो, और साथ में जिस सप्लाई को वो कर रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए। और अगर किसी वजह से वो नहीं करवाने के लिए लायबल, लेकिन अगर वो अंडर रिवर्स चार्ज आ रहा है तो भी उसे करवानी पड़ेगी। सेक्शन 23 किस चीज का है मैं बताता हूं। देखिए सर, एक चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, हम पढ़ेंगे, फ्यूचर में आएगा ये चैप्टर और हम जरूर पढ़ेंगे। यहां पर 3 सेक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। 22 कहता है व्हेन पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, व्हेन पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि अगर किसी बंदे की जो लिमिट है, जो टर्नओवर है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। सेक्शन 23 कहता है पर्सन हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, हु आर नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो बड़ा मजेदार सेक्शन है, नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। कौन लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होती? कौन लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मना किया गया है, माफ किया गया है? 24 है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कब आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? आपकी 24 की जो लिमिट है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको करवानी पड़ेगी, मतलब करवानी पड़ेगी। ये 3 सेक्शन है हमारे पास। अब सर देखिए, एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवानी है जब प्रिंसिपल टैक्सेबल हो, और जब सप्लाई जो कर रहा है प्रिंसिपल एजेंट को वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, एक सेक्शन है सेक्शन 23, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सेक्शन बताएगा कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एक एग्रीकल्चरिस्ट जो सप्लाई करता है प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एक किसान जो सप्लाई करता है प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसे रजिस्ट्रेशन की करवाने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसान को रजिस्ट्रेशन करवाने से एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, एंड देयरफॉर एन एग्रीकल्चरिस्ट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म टैक्सेबल पर्सन एंड इज नॉट लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर वो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड सप्लाई करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन से बाहर है, वो मुक्त है, वो फ्री है। हाउएवर, लेकिन ये बोला गया कि अगर कोई कमीशन एजेंट है, जिसे हमने अभी भी कहा था कि ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ प्रिंसिपल इज नॉट टैक्सेबल पर्सन एंड द सप्लाई विच इज गोइंग टू मेड इज नॉट टैक्सेबल, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि कमीशन एजेंट जो है वो लायबल टू पे टैक्स है अंडर रिवर्स चार्ज, तो ऐसे एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप रिवर्स चार्ज में आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये बात सिर्फ याद रखने के लिए है, यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर एक और बात की गई है, एक और बात, जो एपीएमसी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या बोर्ड है एग्रीकल्चरल वालों का, या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट है जो सेल और परचेज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उसकी जो सप्लाई होती है वो भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशन के चैप्टर में लिखा हुआ है, अभी छोड़ो आप। ठीक है, सो फाइनली सच कमीशन एजेंट्स आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब दोबारा इस एग्जांपल पे आ जाओ, याद करो यहीं से हमने एग्जांपल शुरू किया था, आपको अभी समझ में आएगा एग्जांपल देख के। मिस्टर ए प्रिंसिपल है, वो सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। मिस्टर ए प्रिंसिपल हैं, वो सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मिस्टर बी को।
जो कि एजेंट है एज पर एपीएमसी एक्ट, और वो आगे सप्लाई करता है बायर को। मेरा पहला क्वेश्चन, मिस्टर ए जो प्रिंसिपल है ये कौन है? सर ये प्रैक्टिकली एक किसान है। किसान कैसे? क्योंकि ये सप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर कि जो मिस्टर ए है, प्लीज नोट कर लेना, मैं हटा दूंगा अभी, मैं हटा दूंगा। मिस्टर ए जो है वो एज पर सेक्शन 23, एज पर सेक्शन 23 नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है। एज पर सेक्शन 23 नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। मिस्टर ए जो है वो एज पर सेक्शन 23 ही इज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड बिकॉज वो किसान है, वो एक ऐसा बंदा है जो सप्लाई कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। क्या मैं कह सकता हूं कि जो एपीएमसी, क्या मैं कह सकता हूं जो एपीएमसी है ये जो सप्लाई कर रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रही है, ये भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। हां सर, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। अगर मैं ये दोनों बातें कह सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो एजेंट है, ये जो एजेंट है, ही इज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। ही इज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि ये तभी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है, कंपल्सरी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड तभी है जब एक तो ये बंदा टैक्सेबल हो और एक ये सप्लाई भी टैक्सेबल हो। इस क्वेश्चन में ना प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है और ना ही वो जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई है। तो ऐसे में ऐसे एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो? सर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सिनेरियो 4 आने से पहले एक बात रट चुके हैं। आप ये रट चुके हैं, जब भी प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा वो शेड्यूल 1 में आएगी और एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मैं बता दूं, अगर प्रिंसिपल एग्रीकल्चरिस्ट है और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई कर रहा है तो ऐसे एजेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाना है, कंपल्सरी रजिस्टर्ड नहीं करवाना है। ये बताने के लिए सिनेरियो 4 बनाया गया है। क्योंकि अगर ये नहीं बताया गया तो आप किसी भी केस में प्रिंसिपल जब भी एजेंट को सप्लाई करेगा आप यही बोलोगे कि एजेंट इज लाइबल टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बिकॉज द सप्लाई इज फॉल अंडर शेड्यूल 1। ऐसा नहीं है। अगर प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं है और सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो ऐसे एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल नहीं है। देखिए, एपीएमसी को कमीशन मिलेगा, ये कमीशन तभी टैक्सेबल होगा, ये कमीशन एजेंट तभी लाइबल टू रजिस्टर होगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नंबर 1, प्रिंसिपल टैक्सेबल हो और सप्लाई जो कमीशन एजेंट कर रहा है वो टैक्सेबल हो। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल किसान है, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और सप्लाई भी टैक्सेबल नहीं है, इसलिए मिस्टर बी जो कि एजेंट है ही इज एग्जेम्प्ट, सॉरी मिस्टर बी नहीं, ये सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये भी एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ सेक्शन 23। जो एजेंट है, एजेंट है ये भी एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ सेक्शन 23, ये भी एग्जेम्प्ट है। प्लीज टेल मी द सिनेरियो 4 इज क्लियर और नॉट क्लियर। हालांकि काफी टेक्निकल था लेकिन ट्रस्ट मी इससे ऊपर सिनेरियो 4 में कुछ भी नहीं है। मैं आपको पढ़ा देता हूं, जो लॉ में लिखा हुआ वो पढ़ा देता हूं। कितना समय में आता है बता देना। मिस्टर ए सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस by utilizing the services of Mr. B, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee Act, APMC Act of the state। तो जो A है, A जो है वो सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और वो यूटिलाइज करता है सर्विसेज मिस्टर बी की, यानी कि एजेंट की। आगे लिखा है मिस्टर बी आइडेंटिफाई द बायर एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस on behalf of Mr. A for which he charges commission from Mr. A. As per the APMC Act, the commission agent is a person who buys or sell the agriculture produce on behalf of the principal or facilitate buying and selling of agriculture produce on behalf of the principal and receives by way of remuneration a commission or percentage upon the amount involved in such transaction. In cases where the invoice is issued by Mr. B to the buyer, the former is an agent covered under Schedule 1. ठीक है? However, in cases where the invoice is issued directly by Mr. A to the buyer, the commission agent does not fall under the category of agent covered under Schedule 1. Yes, okay. ये दोनों बातें हमें पहले से पता है। कह रहे इन सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2, Mr. B shall not be liable to obtain registration in terms of Section 24. Because he however would be liable for registration if is aggregate turnover। सिनेरियो 1, 2 याद होगा आपको। सिनेरियो 1 और 2 था, उसमें जो एजेंट था वो प्रिंसिपल के नाम पर ही बिल बनवाता है।
जब कोई एजेंट अपने नाम से बिल नहीं बनाएगा तो वो स्केड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, और अगर वो स्केड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएगा, वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी क्यों होगा? वो तभी रजिस्ट्रेशन करवाएगा जब उसकी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करेगी, जो कि सेक्शन 22 में लिखी हुई है। यही बात लिखी हुई है, इन सिनेरियो 1 and scenario 2 Mr. B shall not be liable to obtain registration in terms of clause 8 of section 7 of section 24 of the CGST Act. He however would be liable for registration if his aggregate turnover of the supply taxable exceeds the threshold specified in subsection 22 of the CGST Act. तो यहां पर एजेंट लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तभी है जब 22 के अकॉर्डिंग उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से एक्सीड करेगी। सिनेरियो 3 में मिस्टर बी जो है वो कंपलसरी लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ क्लोज 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट था। अब आगे पढ़ने वाली बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन एजेंट इन सिनेरियो 4, यहां पढ़ने वाली बात है। नोटिफिकेशन नंबर आया हुआ है एक 12/17, जो ये कहता है हैज एग्जेम्प्टेड सर्विसेज बाय एपीएमसी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम जीएसटी। पहली बात कहते हैं आप इस नोटिफिकेशन नंबर को समझ लो, और इन्होंने बोला है इस नोटिफिकेशन में कि जो एपीएमसी होता है वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करता है वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी से। हमने कहा जी ठीक है, ये बात हमने याद कर ली, आगे बताओ। बोले आगे सुनो, दस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्टेड, सच कमीशन एजेंट आर नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इवन व्हेन दे क्वालिफाई एज एजेंट अंडर शेड्यूल 1। हालांकि वो जो रजिस्ट्रेशन, वो जो फर्दर सप्लाई कर रहे हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हैं, हालांकि वो एज पर शेड्यूल 1 के एजेंट बन गए हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। बच्चा कहता है क्यों, जब आपने पहले बोला था कि अगर कोई बंदा एजेंट एज पर शेड्यूल 1 का एजेंट है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लेकिन यहां पर आप कह रहे हो कि नहीं करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दो और कंडीशन है वो डिस्टर्ब कर रही है। एक कंडीशन ये है कि वो जो सप्लाई कर रहा है कमीशन एजेंट वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जिस प्रिंसिपल की सप्लाई कर रहा है वो प्रिंसिपल भी टैक्सेबल पर्सन नहीं है, किसान है। तो ऐसे में ऐसे कमीशन एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। सच कमीशन एजेंट इवन व्हेन दे क्वालिफाई एज एजेंट अंडर शेड्यूल 1 आर नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग सेक्शन 23 if the supply of the agriculture produce and or other goods supplied by them are not liable to tax or wholly exempt under GST, क्योंकि GST से माफ है। फर्दर ये भी उन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्लोज 7 ऑफ 24 पढ़ा जाए तो वहां ये भी लिखा है ए पर्सन इज लाइबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इफ ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। ऑन बिहाफ ऑफ तो ठीक है, लेकिन जिस ऑन बिहाफ ऑफ कर रहा है, वो जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है वो भी तो टैक्सेबल होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में वो भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो किसान है। अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर कमीशन एजेंट अंडर द सेड क्लोज शेल अराइज व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नेमली द प्रिंसिपल शुड बी टैक्सेबल पर्सन एंड द सप्लाईज मेड बाय द कमीशन एजेंट शुड बी टैक्सेबल। सो आई होप इट इज क्लियर। यस सर। Generally, a commission agent as per APMC Act makes supply on behalf of an agriculturist. Generally, जो APMC Act के एजेंट होते हैं वो एग्रीकल्चरल के बिहाफ पर सप्लाई करते हैं। जनरली APMC का मतलब ही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के एजेंट। फिर वो कह रहा है देखो अगर ऐसी बात है तो सेक्शन 23 एक्टिव हो जाएगा, और जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा वो नॉट लाइबल फॉर रजिस्टर्ड होगा, और इसीलिए जो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन वो फॉल नहीं करेगा, और इसीलिए जो एजेंट है वो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉल नहीं करेगा। हाउएवर अगर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर कमीशन एजेंट बाय चांस रिवर्स चार्ज के अंडर आता है तो फिर वो लाइबल है टू गेट द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको पूरा सर्कुलर क्लियर होगा सर, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती इसकी। मैंने एक एक वर्ड आपके साथ डिटेल में कर दिया है। इसमें दो नोट दिए हुए हैं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज और एक ये वाला नोट दिया हुआ है, ये मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। वही लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड सर्विस क्या होता है, प्रिंसिपल टैक्सेबल कब नहीं होगा, बिल्कुल इजी। सर मैंने डन कर दिया, इतना बड़ा स्केड्यूल था, वो इतना बड़ा सर्कुलर था, आई हैव डन इट। अब एक और सर्कुलर आ गया, सर्कुलर नंबर 11 भी करवाऊंगा मैं यहीं पे। एक और सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 7347 2018 5/11/2018 को एक सर्कुलर है। ये सर्कुलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सर्कुलर बड़ा ही आसान है।
मैं इस सर्कुलर को आपको 5 मिनट में करवा दूंगा। सुनिए, इस सर्कुलर के लिए मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है, ये यहां से पढ़ेंगे हम, ये चार्ट पढ़ेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। ऊपर का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ना, एक एक लाइन वही लिखी है जो मैं बताने वाला हूं। सर डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है? स्टूडेंट कहता है जी ये जो शब्द आपने बोला ना डेल क्रेडिटर एजेंट, इसका नाता हमारे बचपन से था। मैंने कहा बचपन मतलब? सर बचपन मतलब जब हम नए नए कॉमर्स में आए थे ना, तो एक चैप्टर आया था कंसाइनमेंट, अकाउंटेंसी में था सर, अकाउंटेंसी में। हालांकि अकाउंटेंसी से हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे, बट एनीवेज एक चैप्टर था कंसाइनमेंट, वहां पर इस शब्द का यूज हुआ था डेल क्रेडिटर एजेंट। मैंने कहा होता क्या है बता दो। बोले देखिए सर, डेल क्रेडिटर एजेंट आम एजेंट से थोड़ा अलग होता है। वो क्या कहता है प्रिंसिपल को कि देखिए सर मैं आपका सामान बेचूंगा और मैं आपका सामान उधार बेचूंगा। प्रिंसिपल कहता है उधार बेच के तो तुम सामान बेच ही लोगे, तुम्हारा तो कमीशन बन जाएगा, लेकिन अगर उधार के पैसे ना आए तो मैं तो डूब जाऊंगा। भाई उधार तो कोई भी बेच लेगा, लेकिन पैसे भी तो आने चाहिए, ना आए तो तुम तो बोल दो मैंने 10 लाख का सामान बेचा है, मेरा कमीशन बन गया, लाओ कमीशन दो। मैं तुम्हें कमीशन कहां से दूंगा इतना सारा, पैसे तो आने नहीं है, उधार बेचोगे तो उधार डूबेगी। डेल क्रेडिटर एजेंट कहता है मुझे मालूम था आप ऐसी कुछ बातें करने वाले हैं, मेरी बात सुनिए, एक काम करते हैं, मैं आपका सामान उधार बेचूंगा और आपके उस उधार के पैसे को रिकवर करने की गारंटी मेरी। आपको पूरे पैसे मिलेंगे, आपको पूरे पैसे मिलेंगे, वो उधार कैसे रिकवर करनी है वो मेरी है, लेकिन मैं फिर कमीशन एक्स्ट्रा लूंगा। जितना आम एजेंट कमीशन लेता है उतना नहीं लूंगा, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा। ऐसे एजेंट को डेल क्रेडिटर एजेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सर। इसमें अब इस डेल क्रेडिटर एजेंट का यहां पे क्या रोल है? यहां पे एक रोल है सर, डेल क्रेडिटर एजेंट का यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन यह है कि अगर डेल क्रेडिटर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स सेल करे तो उसे स्केड्यूल 1 का एजेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? क्या उसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या उसके लिए रूल अलग है? जवाब है बिल्कुल सेम रूल है सर, बिल्कुल सेम रूल है। डेल क्रेडिटर एजेंट हो या आम एजेंट हो, स्केड्यूल 1 वाला जो केस है वो बिल्कुल सेम है, और यही बात सर्कुलर ने क्लियर की है। वेदर ए डेल क्रेडिटर एजेंट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ स्केड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मैंने बताया था मैं एंट्री नंबर 3 बोलता हूं, ये पैरा नंबर 3 बोलते हैं, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। कह रहे हैं वेदर ए डेल क्रेडिटर एजेंट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द एजेंट अंडर पैरा 3। सर जवाब बड़ा सिंपल दिया है, इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर। अगर डेल क्रेडिटर एजेंट ने अपने नाम से उसने बिल नहीं बनाया, सप्लायर ने बनाया, प्रिंसिपल ने बनाया है, तो डेल क्रेडिटर एजेंट इस एजेंट नहीं माना जाएगा स्केड्यूल 1 का। और अगर इनवॉइस इशूड बाय डीसीए इन हिज ओन नेम, उसने अपने नाम से बनाया है, तो फिर उसे इस कैटेगरी का एजेंट माना जाएगा। यही बात हमने नॉर्मल केस में पढ़ी थी, तो ये सर्कुलर खत्म हो गया। इतनी सी बात थी इसके अंदर सर्कुलर में। प्लीज टेल मी आपको एंट्री नंबर 3 क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप आप लोगों को एंट्री नंबर 3 बिल्कुल क्लियर है। मैं चाहूंगा अब इसके बाद सर्कुलर से मैं यहां से हटा देता हूं। सर्कुलर हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग पढ़ रहे थे, वापस आते हैं। यस, सो दिस इज द पॉइंट, हम लोग पढ़ रहे थे यहां पे, हमने एंट्री नंबर 3 कर लिए। कहां गया? ये रहा, ये एंट्री नंबर 3 हम कर चुके हैं। यस, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट एंड बाय एजेंट टू प्रिंसिपल कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एंट्री नंबर 4। यस सर, नाउ इट इज टाइम टू स्टडी एंट्री नंबर 4, द लास्ट एंट्री, लास्ट पैरा। ये वो लास्ट केस है जहां हम कह सकते हैं कि कंसीडरेशन ना होने के बावजूद भी सप्लाई मानी जाएगी। दिस इज द लास्ट केस वेयर वी कैन से देयर विल बी सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। तो सर ये है एंट्री नंबर या पैरा नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, ये बात सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए है। दिस एंट्री इज ओनली फॉर सर्विसेज, और वो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक बार दोबारा याद दिलवा दूं, कई बार दिलवाता हूं आपको। हमने एंट्री नंबर 1 पढ़ी, यस सर, हमने एंट्री नंबर 1 पढ़ी, फिर एंट्री नंबर 2 पढ़ी, एंट्री नंबर 3 पढ़ी, एंट्री नंबर 4 पढ़ी। एंट्री नंबर 1 इज ओनली फॉर गुड्स,
Entry number 2 is for goods, service both. Entry number 3 is for goods, service both. And the entry number 4 is only for import of services. यहां पर सिर्फ और सिर्फ import of services की बात करेंगे। स्टूडेंट कहता है जी ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है ना, एक मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। मैंने कहा पढ़ चुके हो, कहां पढ़ चुके हो? कह रहा सर मैंने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी में पढ़ा था, वहां हमारी बात हुई थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। मैंने क्या पढ़ा था? कह रहा सर वहां आपने बताया था कि अगर कोई आदमी इंडिया में, अगर कोई पर्सन इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करता है, मैंने कहा बिल्कुल सही, अगर कोई पर्सन इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करता है और वो विद कंसीडरेशन है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो वेदर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। देखिए सर ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज उसके साथ कभी भी क्लैश नहीं कर सकती। क्यों सर? ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, वो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी, डिफरेंस है। वहां आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो और वहां कंसीडरेशन होना मस्ट है। हां सर मस्ट है, यहां कंसीडरेशन ना होना मस्ट है। ऑब्वियसली हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जहां कंसीडरेशन नहीं है, जहां कंसीडरेशन नहीं है यहां पर कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके छोड़िए, मैं आपको पीपीटी में करवाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पीपीटी के थ्रू, बस बात खत्म हो जाएगी। एंट्री नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन। सर लास्ट अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट से पहले लिखा होता था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ये कंडीशन, ये एंट्री तभी लगती थी जब एक टैक्सेबल पर्सन इंपोर्ट करता है। लास्ट अटेम्प्ट से पहले इसे रिमूव किया गया और इन्होंने टैक्सेबल वर्ड हटा दिया और आज यहां पर सिर्फ पर्सन है। मैंने लिखा भी हुआ अर्लियर टैक्सेबल पर्सन, बट अब आपको ये नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। या तो आपने अपने रिलेटिव से सप्लाई ली है, या फिर किसी अपने हेड ऑफिस से ली है, या किसी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट से ली है जो इंडिया से बाहर है। हेड ऑफिस भी इंडिया से बाहर है या ब्रांच आपकी इंडिया से बाहर है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपका इंडिया के बाहर या तो कोई हेड ऑफिस है या कोई ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, पर ये आपने ली इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ली आपने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो इसे भी सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन। देखिए सर आप 7(1)(b) पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद करवा दूं, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं विद कंसीडरेशन करते हैं तो इसे हम लोग सप्लाई कहते हैं, लेकिन ये 7(1)(b) के लिए लिखा हुआ है। अब आप पढ़ रहे हैं एंट्री नंबर 4, ये कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नो कंसीडरेशन प्लस फ्रॉम रिलेटिव या अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसे भी सप्लाई माना जाएगा, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। डिफरेंस ये है, ये सप्लाई सेक्शन 7(1)(b) के अकॉर्डिंग है और ये सप्लाई 7(1) सेक्शन 7(1)(c) के अकॉर्डिंग है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को मैंने दो केसेस में बांट दिया, कंप्लीट हो गया पॉइंट। एक बार थोड़ा एग्जांपल दूं, एक मान लीजिए मैंने कोई मान लीजिए मैं इंडिया में हूं और मेरा DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरी DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी है और DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये US से है, वहां मेरा ब्रदर रहता है, ब्रदर, और वो एक आर्किटेक्ट है, मैंने उसकी सर्विसेज ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है और मैंने बदले में नो कंसीडरेशन, कोई कंसीडरेशन नहीं, मेरा भाई है, मेरा ब्रदर है, नो कंसीडरेशन। क्वेश्चन है क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई मानी जाएगी? क्या इसके ऊपर GST लगेगा? जवाब है यस, ये सप्लाई मानी जाएगी और इस पर GST लगेगा और रिवर्स चार्ज भी लगेगा। वो तो आप जानते ही हैं, मैंने 7(1)(b) में भी लॉजिक समझाया था, जब हम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज लगता है, तो यहां पर रिवर्स चार्ज लगेगा यहां पे। तो DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करती है तो उसके ऊपर फिर रिवर्स चार्ज आएगा और सर्विस सप्लाई माना जाएगा। कैसे? कंडीशन कौन कौन सी पूरी हुई है? नंबर 1, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, हां सर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। क्या ये फ्रॉम रिलेटिव है? हां सर ये फ्रॉम रिलेटिव है। क्या ये विदाउट कंसीडरेशन है? हां सर ये विदाउट कंसीडरेशन है। क्या ये इन द कोर्स
और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, जवाब है यस, ये सप्लाई मानी जाएगी। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही तो है, डीएलएफ कंपनी का बिजनेस है आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेना, वो अपने भाई से ले ली उसने, सप्लाई मानी जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, मैंने बनाया अब चार्ट। विद कंसिडरेशन चाहे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, अगर आपने कंसिडरेशन के साथ सप्लाई ली है, इंपोर्ट किया है, तो सर्विस सप्लाई माना जाएगा। पर सप्लाई माना जाएगा सप्लाई माना जाएगा, पर एज पर सेक्शन 7(1)(b) माना जाएगा। स्केड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है, स्केड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, सप्लाई एज पर 7(1)(b) माना जाएगा। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन ली है और आपने नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली है, फिर तो ये नॉट अ सप्लाई है। देखिए सर, सिंपल सी बात है, अगर कंसिडरेशन से सर्विसेज इंपोर्ट करोगे तो ऑलवेज सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन करोगे तो नो सप्लाई। बस ऐसे याद कर लो, कंसिडरेशन दोगे सप्लाई, कंसिडरेशन नहीं दोगे नो सप्लाई। लेकिन कंसिडरेशन नहीं दोगे तो सिर्फ एक केस में सप्लाई है, और वो सप्लाई तब जो अपने रिलेटिव से ली है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली है। ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया विद कंसिडरेशन, ऑलवेज सप्लाई। अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया विद कंसिडरेशन, ऑलवेज सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन किया, नो सप्लाई। बट वन केस, एक सप्लाई है, एक केस में सप्लाई है। वो कब है? जब आप रिलेटिव से इंपोर्ट करोगे, रिलेटिव से इंपोर्ट करोगे, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करोगे, ओनली देन इट इज सप्लाई। एनी अदर केस में नॉट अ सप्लाई, एनी अदर केस में नॉट अ सप्लाई। आई होप आपको एंट्री नंबर 4 क्लियर हो गया है। यस सर, मैंने आप लोगों को सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई हैव डन इट। मैंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने बता दिया है वो 4 केसेस कौन कौन से हैं जहां कंसीडरेशन ना होने के बावजूद भी सप्लाई मानी जाती है, सप्लाई मानी जाती है। वो 4 केस कौन कौन से हैं मैंने आपको करवा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अगली क्लास में हम लोग सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए पढ़ेंगे। 7(1) खत्म हो गया आज हमारा, सेक्शन 7(1) खत्म हो गया आज हमारा, सेक्शन 7(1) खत्म हो गया। बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।